कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर और सिफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। आज सर हम लोगों का ड्रीम डे है। ड्रीम डे जो होता है ना खबरों के लिहाज से किसी भी मीडिया हाउस का, इतनी बड़ी बड़ी खबरें गिरी हैं आज। जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी उसमें आए हुए थे। ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के लोकसभा के सांसद बागी होकर के यहां उनकी ममता बनर्जी की मीटिंग चल रही है। वो बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसके बाद अनाउंस कर दिया कि हम 28 में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। 20 के आप सोचिए, एक झटके में एनडीए में 20 सांसद जुड़ गए। और इस वक्त की खबर आपको बता दूं, टीएमसी के इन सभी बागी सांसदों की मीटिंग होने वाली है। टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर पर पहुंच रहे हैं। शताब्दी रॉय को डिप्टी लीडर बनाया जा रहा है इस ग्रुप का। अभी तक वहां पर बापी हलदर, अबू ताहिर और असित कुमार पहुंच चुके हैं और बहुत सारे नाम जो हैं इनमें से आज सामने आ गए हैं। काकोली घोष दस्तीदार जो हैं वो एक तरीके से लीडर दिखाई दे रही हैं अभी इस ग्रुप की। वो चीफ विप होंगी। वो अभी चीफ विप है, ममता बनर्जी ने उनको हटाया था, लेकिन उनका कहना है कि ये तरीका गलत है, मैं अभी भी चीफ विप हूं। और डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय को अपॉइंट कर दिया गया है। बहुत सारे नाम हमने आपको आज हम सुबह से जो नाम बता रहे हैं वो अभी भी चर्चाओं में चल रहे हैं। इसमें काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, आसिद मल, बापी हलदर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था भौमिक, शर्मिला सरकार और बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर। अभी पूरी 20 के 20 तो नहीं आए, लेकिन ये 12-13 नाम तो आ चुके हैं। और आज एक दिन की शुरुआत हुई थी टीएमसी के राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ। इस्तीफे का मतलब है अब वो दोबारा जीत कर आएंगे और वो बीजेपी में हो जाएंगे, यही मतलब है ना देवेंद्र जी उसका। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आज चल रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर क्या हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अपोजिशन ब्लॉक बना था, अब इसकी ताकत कितनी रह गई है। जब 2024 में नतीजे आए थे तो उस वक्त इस गठबंधन की जो ताकत थी वो थी 233 सर। इसके बाद आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी, डीएमके अलग हो चुकी, टीएमसी अलग हो चुकी। अब ये 188 पे आ गया है। इस ग्रुप का नंबर 188 पे आ गया है। और एनडीए की अगर आप बात कीजिए तो अभी तक ये 20 सांसद अगर आप जोड़ दीजिए, 290 थे एनडीए, 240 बीजेपी के और बाकी सारे सहयोगी दलों के, वो एक झटके में 313 हो गया। और इसके अंदर अगर आप वो भी जोड़ दें जो डीएमके वाले हैं, उनके शायद 22 या 23 हैं डीएमके वालों के 22, तो वो आप इसके अंदर और जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 335। तो 335 पर एनडीए है। क्रूशल क्या है? क्रूशल ये है कि लोकसभा में 2/3 का नंबर है 362। जो भी बीजेपी को काम कर रहे हैं बड़े बड़े, जो देवेंद्र जी बता रहे हैं लगातार, विमेंस रिजर्वेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन का बिल साथ में, उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। राज्यसभा में काफ़ी हद तक वो मैनेजेबल हो गया है एनडीए के लिए। और यहाँ पर 362 के सामने 365 ऑलरेडी खड़ा हो गया है। यही गणित जुटाया जा रहा है ना देवेंद्र जी। हाँ, लेकिन सारे एनडीए नहीं है वो, उसमें डीएमके जैसे एनडीए में नहीं है। लेकिन डीएमके तो आप बता ही चुके इशू पे सपोर्ट करेगा। हाँ, वो एंटी कांग्रेस, एंटी कांग्रेस के लिए। हाँ, वो एनडीए नहीं है, एनडीए प्लस एंटी कांग्रेस, ये नंबर सी है। और निश्चित तौर पर उसी दिशा में जाता नजर आ रहा है। और उसके बाद बीजेपी की एकदम से ये कोशिश होगी कि जो महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन वाला है उसको फिर से लाकर पास कराया जाए। और एकदम से सोच इस स्तर पर सौरभ नजर आ रही है कि सरकार में शीर्ष स्तर पर कि जैसे नंबर्स को लेकर कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारे पास नंबर्स आ गए, तुरंत इस काम को कराया जाएगा, मतलब टॉप प्रायोरिटी में। तो लोकसभा का जैसे मैंने भी बताया, तो 28 की कमी रह गई है नंबरों की। हाँ, मतलब इस बार अगर ये बिल आएगा तो लगभग आप जैसे ही ये बिल हो जाए कि आ रहा है, लिस्टेड हो जाए, आप समझ लीजिए कि पास होगा। फिर जिस तेजी से नंबर बढ़ा रही है बीजेपी एनडीए के, उससे तो लग रहा है कि मानसून सेशन में भी मुमकिन है। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं वो। बट जैसे कि मैंने पहले 2 चीज़ के, एक तो ये कि जैसे नंबर्स आ जाएगा ये तुरंत आएगा, टॉप प्रायोरिटी में है। दूसरी चीज़ कि डिलिमिटेशन के लिए, जैसे पहले ये माना जा रहा था कि डिलिमिटेशन के काम में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, उस काम को लेंदी काम है। हमें ये बताया गया सरकार के टॉप सोर्स से कि अब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो इतना लंबा वक्त नहीं लगना है।
मतलब ये कि आप ये एक कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते कि बस अगर इस समय इस मानसून या विंटर में नहीं आया तो इसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 29 में लोकसभा चुनाव है, फिर 2 साल 2.5 साल लगेगा। इतना ऐसा नहीं हो रहा है, कम समय लगेगा, तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस लिहाज से सरकार के प्रायोरिटी में है ही, और चीज़ें जैसे डेवलप हो रही है लगभग तय मानिए कि दिशा तो वही है। 29 के इलेक्शन में लागू करना लक्ष्य है, टॉप प्रायोरिटी पे विमेंस रिजर्वेशन और लक्ष्य भी है, और उसके लिए होमवर्क भी नजर आ रहा है। मैं अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से क्या खबर निकली उसकी बात भी करता हूँ, लेकिन सर जो टीएमसी के साथ हो रहा है, विधानसभा में विधायक गए, 58-60 विधायक चले गए, वहाँ पार्टी चली गई, यहाँ लोकसभा के सांसद चले गए, राज्यसभा में इस्तीफे शुरू हो गए। कभी देखा है आपने ऐसे 1 महीने के अंदर किसी पार्टी को ऐसे पिघलते हुए? मैं तो शब्द अलग अलग, विघटन, टूट, बगावत, ये सब छोटे पड़ गए हैं जो हो रहा है टीएमसी में, इसलिए मुझे लगा ये पिघल गई, मेल्टडाउन हो गया इस पार्टी का। देखिए, जब ये कहा जाता है कि किसी स्वार्थ से जाते हैं, तो पहले जब भी कोई हुआ अपने, यदि पुराने इतिहास में जाए तो चौधरी चरण सिंह हो या गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश में, तो सत्ता में जाने के लिए इतने बड़े इनमें से कोई आते ही तुरंत कोई एनडीए का केंद्र में मंत्री तो नहीं बनने वाला है तृणमूल कांग्रेस का, यदि वो अपना अलग बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जैसी नेता जिनके बारे में 2-3 साल पहले मीडिया में भी या कई जगह चर्चा ही होती थी, भाई वो भी एक बड़ी नेता के रूप में उभर सकती हैं, एक अलायंस का यदि कुछ गठबंधन होता है तो वो क्लेमेंट उनका होना अलग बात है। ऐसी मैंने इसलिए इतिहास के नाम लिया कि कोई भी सत्ता के लिए यहाँ बिना जो, और दूसरा ममता बनर्जी भी उनका इतना साथ सब छोड़ देंगे, शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये सब लोग, मतलब जिस तरह से सोचा गया है विधानसभा में और सांसद में तो पहली, मैं देखिए मैं इतने सालों से पार्लियामेंट कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा है, सोशलिस्ट पार्टी कितनी बार टूटी है, दूसरी जनता पार्टी टूटी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जैसा इस बार हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग किसी तरह बस टीएमसी से पीछा छुड़ा लें, ऐसा लग रहा है। और दूसरा उनकी नाराजगी से, देख एक और बात है, कहने को वो लोग भी कहते हैं इनको प्रलोभन दे दिया, डरा दिया, इन सब पर तो कोई ऐसे कैसे नहीं ना, ईडी का छापे मार रहे हो सबको, हर किसी पर नहीं है। अब और दूसरा ये कि यूँ तो क्रिमिनल का लिस्ट निकालते, सबका कुछ ना कुछ निकल आता है ना कि कोई एफआईआर हुआ था, कोई फला, लेकिन वैसे देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे मिराकल ऐतिहासिक इसलिए है, और कोई रिकॉर्ड में कहीं कोई दिखा नहीं सकता है कि साहब ये इसलिए आ गए, वो खाली एक इतने तंग आ गए। अच्छा, इवन इस्तीफा दिया उन्होंने, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने तो कहा कि भ्रष्टाचार अराजकता इतनी ज़्यादा हो गई कि हम घुटन उसके बाद में छोड़ रहा हूँ, उनको साथ उतने साथ अपमानित भी किया गया उनको। तो आप ही बताइए कि इतना तकलीफ हो और किसी को पता ही नहीं। ये सारे के सारे कोई दूध के धुले नहीं होंगे, हाँ, लेकिन फिर भी जो ये भगदड़ मची है, अब खबर मुझे ये बताया गया कि जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती थी तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के पास घर होगा ही, बंगला होगा, तो वहाँ सारे सांसदों को जो भी अवेलेबल होते थे दिल्ली में, हर बार ममता जी के आने पर चाय पे बुलाया जाता था। इस बार कीर्ति आजाद के अलावा दूसरा आदमी देखने को नहीं मिल रहा जो उनके घर गया हो, क्योंकि सब मीडिया खड़ी है वहाँ पे, कोई नहीं जा रहा है। खबर तो ये है कि ममता बनर्जी, इन सब सांसदों ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, इनके फोन नंबर तक ब्लॉक कर रखे हैं। ये चर्चाएं ऑब्वियसली बैक चैनल नहीं कोशिश हुई होगी, इनको रोकने की कोशिश, प्रयास तो हुए होंगे ना, बात करने की कोशिश तो हुई होगी। और अब सोचिए, ऑप्टिक्स देखिए आप, वहां ममता बनर्जी मीटिंग कर रही है इंडिया गठबंधन में, उसी टाइम यहाँ इनके घर पे, भूपेंद्र यादव के घर पे सारे सांसद पहुंच गए, और उसके थोड़ी देर बाद खबर आ गई कि हमने एक लव गुट बना के हमने स्पीकर को चिट्ठी देने वाले हैं, अभी शायद दी नहीं गई है। लेकिन ये मेरा ख्याल है, और अब तिवारी जी बताएंगे, मेरा तो ये भी मानना है कि चुनाव के समय वो बेचारे किसी तरह जीत रहे थे, तब से उनको अंदर से लग रहा था कोई मौका मिले हम निकल भागे। जैसे होता ना आदमी अंदर अंदर कहीं गैस चैम्बर में कहीं बैठा हुआ हो या कहीं जेल खाने में बैठा है, उसको लगता है किसी तरह बाहर कब निकलने का मौका मिले, ये स्थिति है। सर आप तो आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं, ये सब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस तरह भी होता है? नहीं, ये तो मतलब आज तक आई डोंट थिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा मेल्टडाउन 1 महीने के अंदर हुआ होगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पर घूम रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो इनएक्सेसिबिलिटी ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की एक बहुत बड़ा मुद्दा था टीएमसी कैडर, लीडर और वर्कर में। खास करके प्रशांत किशोर जी के जब वो थे और जब आईपैक को वो लीड कर रहे थे या वो मदद कर रहे थे, उस टाइम के बाद और इनएक्सेसिबिलिटी और बढ़ी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की भी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन की। तो उन्होंने ममता बनर्जी को जरूर ये नसीहत दे दी कि आपके नाम पर ही वोट है, आप ममता बनर्जी इज इक्वल टू टीएमसी। उसके बाद भी हो सकता है कि ये इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ी हो। दूसरी बात यह है कि किसी भी लीडर की रिस्पेक्ट, इज्जत, अब आप उसको डर कह लीजिए, इट इज अ समेशन ऑफ एवरीथिंग, तब तक होता है जब तक आप उम्मीदवार को जिता रहे हो।
आज गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी में वो रिस्पेक्ट या वो डर लोगों को क्यों नहीं, क्योंकि उनके नाम पे आप जीत करके नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही ये एहसास हो गया लोगों को कि ममता बनर्जी हमको जिता नहीं सकती या ममता बनर्जी के रहते हुए भी हम हार रहे हैं, ये रेबेलियन वहां पर और बड़ा हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूर एक बात रही होगी पार्टी में कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा मानना है ये इससे आगे की कोई फीलिंग है, होगी जरूर। हारती है पार्टी, अगले चुनाव में कई बार हिसाब बराबर कर लेती है, पलट देती है, लेकिन ऐसी भगदड़ मच रही है, इसका मतलब ये, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई उनको ये तो दिख रहा है कि ये हमको जिता नहीं पा रही, लेकिन उनको शायद, मुझे तो लग रहा है उनको दिख रहा है कि अब इस पार्टी का भविष्य भी नहीं है। हाँ, क्योंकि रीजनल पार्टी फैमिली, देखिए जैसे हम लोगों की आयु होती है उसी तरह से मैंने एक बार एक रिसर्च किया था सर, उसमें रीजनल पार्टीज की एवरेज एज 30 to 40। मैंने पढ़ा आपका वो पोस्ट, ठीक है, बताइए, इंटरेस्टिंग है। हाँ, 30 से 40 साल है। जैसे आपने सोशलिस्ट पार्टी की बात की, प्रजा 1951 में जितनी पार्टीज लोकसभा में कुछ कुछ सीटें जीत करके आई थी, आज वो कहाँ है? कांग्रेस और भारतीय जनसंघ को छोड़ करके आज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो एक चर्निंग होती है रीजनल पार्टीज में। बसपा लगभग 30 साल से ऊपर की पार्टी है, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी, एआईएडीएमके, डीएमके, ये सब लोग एक चर्निंग के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि इनकी एवरेज एज 30 to 40 कहता है कि 30 साल के बाद इनका पराभव शुरू हो जाता है। नई रीजनल पार्टीज आती हैं या किसी और शेप में ये उभर करके आती हैं। जैसे जनता दल थी, जनता दल का ए से लेके जेड तक शायद पार्टी होगी, जनता दल, अजीत, अचानक बीजू जनता दल, अचानक हाँ, ये के नतीजों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि मतलब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कुछ एक और कि भाई अब छोटी पार्टियां मर्ज हो जाओ कांग्रेस में, सब एक फ्रंट बनाओ, सब पार्टियां वापस आ जाओ। जो कांग्रेस से नहीं, आपने देखा किसने बोला कि जो पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं सब वापस आ जाइए, सब वापस आ जाइए। तो कांग्रेस की ताकत बनाई है, ये भी शुरू हो गया। बताइए कौन कांग्रेस से आएगा? राहुल गांधी, मतलब वो तो ममता बनर्जी से बदतर स्थिति में है। मतलब सॉरी टू से, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो इस वक्त अनडिस्प्यूटेड लीडर है अपोजिशन का। नहीं, अपोजिशन का देखिए, ये तो आप चूंकि आपने बिठा रखा है ना, कांग्रेस पार्टी ने उनको चेहरा बना रखा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट में उनके बल पर कोई उस तरह से जितने लोग हैं और जिस तरह की पार्टियां हैं, अब कांग्रेस में इस तरह से वो मर्ज होने वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं बची है ना। ये खाली राशिद अलवी कहने से या कोई नेता इसके बारे में एक सपना चर्चा शुरू। अच्छा, लेकिन देखिए अभी भी, इसलिए अभी मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अब ये लोग कल अचानक बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे हैं। ये लोग अपनी पार्टी, इसलिए कहने को ये हो सकता है कि एक तृणमूल कांग्रेस लेड बाय घोष, पलाना बनर्जी, ये सब के नाम पर, किसी नाम पर भी होगा तो पार्टी थोड़ी चली रह सकती है। ये ठीक है, बाद में उसका क्या भविष्य होगा, जैसे मान लो अजीत पवार की पार्टी, आप शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी चल रही है ना नाम के लिए, तो उसी तरह से चलती रहे। कोई कह रहे नाम नेम से रह जाती है, चलते रहेगी। लेकिन जैसे एनसीपी कभी कांग्रेस में नहीं गई, इतने साल हो गए शरद पवार, कब से बातें चल रही हैं, की बात हो रही है एनसीपी के, मैं ही मान रहा हूँ। और शरद पवार को देखिए, वो तो कांग्रेस की गलती थी, किसी समय शरद पवार को नेता मान लेते, यहाँ ममता बनर्जी को तब तक कह देते कि साहब ठीक है कर ले, लेकिन कोई कांग्रेस बाने नहीं। इंडिया इस पर आता हूँ, अलायंस पे आता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं लेने जा रही किसी को, लेकिन ये सांसदों पे भी लागू होता है या सांसद एक्सेप्टेबल है? नहीं, सांसदों पे भी लागू होता है, सांसदों पे भी। बिल्कुल, बीजेपी में कोई नहीं आएगा, बीजेपी में नहीं आएगा। और वैसे भी समझिए ना कि जैसे राज्यसभा में आना और लोकसभा में आने में फ़र्क है। राज्यसभा में जैसे ही कोई सांसद आता है तो वो इस्तीफा दिया, उपचुनाव होगा, फिर वो जीत कर आ जाएगा, राइट। सुखेंदु के साथ और वो चुनाव भी, हाँ, वो चुनाव भी सिर्फ विधायकों का चुनाव है, राज्यसभा का इलेक्शन। यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शन में जाना, आएंगे तो आप इसको इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा चुनाव में जाए, फिर बीजेपी उनको क्यों कैंडिडेट बनाएगी, फिर क्यों उतने संसाधन खर्च करेगी, आई गए एक साथ। तो एक तो वो है। दूसरी चीज़ की इसके साथ एक दूसरा पहलू ये रहता है कि भाई टीएमसी करण हम नहीं अपना कर रहे हैं। ये एकदम से कॉशस अप्रोच है बीजेपी का कि ये मैसेज ना चला जाए कि टीएमसी वाले सब हमारे यहाँ आ गया, फिर भाजपा का भी टीएमसी करण हो गया, जो तालिबानीकरण जैसे कहा जाता है ना। मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो मेन ऑपोजिशन है, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं कह सकता कि हम सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो अनाउंस कर दिया कि हम एनडीए का पार्ट होंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो निश्चित तौर पे वो, लेकिन अपना टीएमसी का एक दल बना के, और वो सिर्फ कहने की बात रहेगी, ये 3 साल का ही मामला रहेगा। इनमें से जितने अलग होंगे ना, आप देखेंगे कि चुनाव से 6 महीने पहले वो एकदम बेचैनी शुरू हो जाएगी कि बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए, बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए। उसकी तो सिर्फ और वो क्यों मिल जाएगा? और बिल्कुल उनमें कुछ जो अच्छे बहुत होंगे, लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जैसे सुखेंदु शेखर रॉय की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले लोग उनको हाई स्टीम रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव के नतीजों के बाद उनका ऐसा हुआ है। आरजीकर के समय से आपको ध्यान होगा, उनके पिताजी के बारे में ये तक कहा जब पीएम गए थे उस कंस्टिट्यूंसी में
तो उन्होंने ये तक कहा था कि अगर वो नहीं होते तो मालदा बंगाल का पार्ट होता, मालदा मुर्शिदाबाद, तो बांग्लादेश का पार्ट होता, बंगाल के हिस्से नहीं रहता, बांग्लादेश का पार्ट होता। तो उस रूप में हाई रेस्पेक्ट उनको दिया जाता है। तो वैसे कुछ अच्छे लोग रह जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी उसमें नहीं रहेगी। तो अभी ये सिर्फ ये इस लिहाज से रहेगा कि 29 तक का आंकड़ा आपके पास एक बफर आ जाए, ठीक है। और उसको आप एक चीज मुझे बताइए कि बंगाल में ये दिखा भी कि भाई एक मतलब एक दूरी बना के रखी, लगातार ये कहा गया कि भाई इन लोगों के जो कर रहे हैं यही लोग कर रहे हैं, विधायक लोग आपस में ही कर रहे हैं, ये टीएमसी का अंदर का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और उसको कभी कोई विजिबल स्पेक्टिकल की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया। अब ये देखिए सबकी मीटिंग हो रही है और वहां से कोई निकल के आए और बयान जारी करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में ऐसा जानबूझ के किया गया है कि भाई इसी वक्त जब इंडिया एयरलाइंस की मीटिंग हो रही है उसी वक्त यहाँ इनके भूपेंद्र यादव के घर पे। इसमें अगर आप देखें तो दोनों के नीड में भी फर्क है। दिल्ली में अगर टीएमसी के उतने सारे सांसदों का एक बकेट आपके पास आ जा रहा है एनडीए के पास, तो एनडीए को वो एक कंफर्ट दे रहा है। बंगाल में ज़रूरत नहीं थी। बंगाल में 207 के दम पर बीजेपी अगर अपने पास उसके विधायकों का समूह है तो आप आए या ना आए उसके बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जो सांसद, जिन सांसदों के अंदर भ्रम और असमंजस था, वो भी जैसे बार बार ये देख रहे हैं ना कि बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि नहीं हम किसी टीएमसी के सांसद को नहीं लेंगे, कोई हमारा संपर्क नहीं होगा, बार प्रदेश से आता ही रहता है। तो उस कंडीशन में वो भ्रम, वो असमंजस ऐसे कैसे हो जाए कि वो जंप मार दें, पता चला कि सामने से कोई हमारे बचाने को तैयार नहीं। अब बचाया किस रूप में जाएगा कि जैसे अगर बीजेपी के साथ अगर आप सेम पेज पे रहोगे पर्दे के पीछे भी, तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन सरकार की तमाम योजनाएं अपने क्षेत्र में आप करा सकते हो, जिसके दम पे अगले चुनाव में आप अपने सपने देख सकते हैं। अगर उनके साथ आप तनातनी रखोगे तो फिर वहाँ पर ठेंगा और फिर बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। शुभेंदु को इसलिए आज स्पेशली बुलाया गया था इसी की उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी भी थे। वो इन नेताओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ठीक तरीके से रहें, भले ही टीएमसी में तो इक्वेशन बना के रखें उनके साथ। ओके, तीनों जगह पे नीड अलग है, जैसा सर कह रहे हैं। अब लोकसभा में है कि एनडीए 300 से कम पे है, अगर 20 लोग आते हैं तो 300 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा पार करती है, और आप एक नंबर दे रहे हैं 335 और चाहिए शायद 362। लेकिन अगर डीएमके एब्सटेन कर देता है तो वो नंबर चाहिए 347। 335 पे तो ऑलरेडी है आपके हिसाब से, ठीक है। तो गैप 335 डीएमके मिला के है, लेकिन मैं डीएमके को इंक्लूड कर रहा था उसमें। अच्छा, तो अगर आप केवल टीएमसी करेंगे तो 213 तो 313 बनाम 347 हो जाएगा, तो एक वो भी आंकड़ा है। तो 30 का गैप है अभी। हाँ, और मर्ज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद थे राज्यसभा में मर्ज हुए। मर्ज इसीलिए नहीं हो रहे हैं मेरे हिसाब से, एक और पॉइंट इसमें है कि टीएमसी के कंट्रोल के ऊपर अब लड़ाई है। तो इलेक्शन कमीशन का काफी क्लियर गाइडलाइन है कि संगठन और एमएलए किसके पास ज्यादा है। तो अगर ये 20 लोग मर्ज हो जाते हैं तो जो 8-9 लोग बचते हैं वो तो ममता के साथ हैं, लेकिन 20 लोग यहां रहेंगे तो majority of लोकसभा एमपीज एंड majority of विधानसभा एमपीज आर विद अ फैक्शन ऑफ टीएमसी। तो कंट्रोल की होगी, क्योंकि एक्सपेल कर दिया गया है उनको, एलओपी को वहां पर जो है। अब ये कंट्रोल की लड़ाई है कि ये एक्सपल्शन ही गलत है। काकुली जी भी यही कह रही हैं। लेकिन डीएम के साथ आ जाए, वो खुल के सपोर्ट कर दे या एब्सटेन कर जाए, उसके बावजूद ये जो गैप है ना 30 का भी 2/3 के लिए 30 का लोकसभा में, ये विदाउट इंडिया अलायंस की किसी पार्टी के समर्थन के वो गैप पूरा किया नहीं जा सकता, क्योंकि नॉन अलाइंड इस वक्त कितने दल हैं आपको पता है? पूरे सारे नॉन अलाइंड कम है। कुछ जो एनडीए में है, जो इंडिया में है, उसके अलावा जो बचते हैं, डीएमके को मैंने गिनी लिया, वाईएसआरसीपी के 4 हैं, उनको भी चलो आप इधर ही मान लो, आम आदमी पार्टी के 3 हैं, कोई चांस नहीं, एआईएमआईएम का 1 है, कोई चांस नहीं, शिरोमणि अकाली दल का 1 है, मान लीजिए आ जाएगा, 2 इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए वो भी आ जाते हैं, तो भी कितने बनते हैं? 4, 5, 6, 7, तो भी 7 ही आते हैं। आप इंडिया ब्लॉक में सेंध लगाए बगैर ये नंबर पूरा नहीं कर सकते। वो ओपन डायरेक्ट सपोर्ट हो, चाहे वो गैरहाजिर हो जाएगा ना, हाँ वही गैरहाजिर हो जाए। एक दल है वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि क्या होगा कि जब डिलिमिटेशन में हम सदर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि उनका परसेंटेज कम हो जाता है, तो एक ये प्रेशर बनाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपोज कर रही है, अगर इसके ऑपोजिशन ना हो तो लोकसभा में यूपी का नंबर 80 से आई थिंक 138 या 140 हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 120 से 140 के रेंज में 120 से 123 हो जाता है। तो ये समाजवादी पार्टी की वजह से लोकसभा में जो यूपी का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है।
क्योंकि बड़ा ब्लॉक तो वही है, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉक से तो काम नहीं चलेगा। तो अब देखना पड़ेगा कैसे होता लेकिन है। इंटरेस्टिंग है सर आप नहीं मान रहे मेरी बात से कि आज राहुल गांधी खुश होंगे? खुश होंगे? हाँ। मैं तो किस बात से खुश हो गया? ममता जी किस पार्टी के साथ जो हो रहा है? देखिए खुश नहीं होगा अभी तो, वो अपने आप को तब भी समझ रहे कि हम ही बस हैं, ये पार्टी भी वो हो गया, जिस तरह का चेहरा वो अलग बात है। असल में क्या होता है ना, वो हम तो बचपन से पढ़ते आए ना कि साहब शेर की खाल ओढ़ लीजिए और समझिए कि मैं शेर हूँ। मैंने मैं वो नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ, मतलब लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसकी खाल को किसने ओढ़ा है, मैं इसलिए आप उस पर वो आप पर छोड़ता हूँ। किसने ओढ़ा है ये नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहा कौन सी खाल ओढ़ी है ये बता। बस ये खाल ओढ़ी है, आप ये बताइए। नहीं उन्होंने ओढ़ी, लेकिन वो ये कि भाई किसकी ओढ़ी, मतलब उस अंदर क्या है। आज बताइए ऐसे कैसे होता है? आज सारे हार गए, एक अखिलेश यादव भी तो खड़े हैं अभी तक, उनके अलावा सामने कि भाई जो कह सकता है कि हाँ भाई मैं मुझ में दम है या अब मेरी लड़ाई बाकी है अभी। बाकी तो सब गए, डीएमके गया, आप ये ममता बताइए गई। ऐसा मैंने कभी इतने सालों में, फिर बार बार कह रहा हूँ, आप ही बताइए कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद आप मीटिंग कर रहे हैं, आप खाली 5 पॉइंट पढ़ करके नमस्ते करते हैं। छोटी छोटी पार्टी CPI CPM सब पार्टियां मैंने कवर किया है। वो पार्टी भी जब निकलती थी, सोशलिस्ट पार्टी भी एक लंबा चौड़ा 2 पेज का प्रस्ताव, फलाना ये गरीबी बेरोजगारी फलाना, आपको इतना भी शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी के मुंह से आप कह रहे खुश होता है? आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने खड़ा करके आपने एक पढ़ा दिया, 5 पॉइंट लिख करके दे दिया कभी से पहले। लोग ममता जी से TMC के बारे में पूछते, लोग पूछते हैं डीएमके का साथ आपने क्यों छोड़ दिया, आपने विजय को क्यों नहीं बुलाया? विजय को ना बुलाने का बहाना देखिए कितना मजेदार दिया गया कि केवल उन्हीं पार्टियों को बुलाया जिनके सांसद हैं। अरे वो तो खुद उनकी तरफ से स्टेट बना चला रहा है उसको नहीं, और जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसको नहीं बुला रहे। और उनका सांसद बनने से किसने रोक दिया? इन्होंने ही, इन्होंने अपना एक आदमी अपना खेल दिया अपनी सीट राज्यसभा उसको दे में दी, 5 कांग्रेस को MLA दे लेकर के। और जब 5 MLA थे, और दूसरा आप ये तो देखिए कि उसके बाद भी ये किसके बल पर ये कहेंगे कि साहब हम बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा ना कि साहब वो जवाब नहीं देते, मैं कह रहा हूँ लिख करके 2 पेज का तो पढ़ते। आपको लगता है कि देश की समस्या पर आपकी क्या चिंता है? कह रहे हैं चीफ जस्टिस को हम चिट्ठी लिखेंगे, बस चिट्ठी सारे लोग लिखेंगे कि ये चुनाव चोरी कर रही है तो भाजपा। पहले भी कितनी चिट्ठियां लिख चुके आज हैं। की लेकिन जो बैठक हुई थी ना सर, अब उस बैठक में बहुत कुछ एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े गए हैं। जैसे लेफ्ट के दलों ने इस बात को कहा कि कैसे जाकर हमें वहाँ पे राहुल गांधी ने ये कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है हम लोग, तो उन बातों को उठाया गया। और बहुत ज़्यादा इशू, समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि डीएमके हमारे साथ थी और फिर रातों रात में बदल गया और टीवी के साथ है। तो उन दलों को तो भी ये समझ में आ रहा है कि वो आज हमारे साथ भी हो सकता है, आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सौरभ ये है कि पहली चीज़ तो वो कि आपने ध्यान दिया होगा कि संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि जब जेडीयू थी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, तो उसमें नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस पार्टी सहमत हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अचानक से मीटिंग में ये कहा कि नहीं, दलित कन्वेनर होना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार के बजाय दलित का होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाव दिया गया। उनका ये मानना है कि भाई ये आए ही थे डिस्टर्ब करने के लिए। और इंटरेस्टिंग सौरभ ये है कि इस ब्लॉक में, इस गठबंधन के तहत आने के बाद टीएमसी की हार हुई, आरजेडी की हार हुई, डीएमके की हार हुई, लेफ्ट की हार हुई, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले की हार हुई, एनसीपी की हार हुई। तो ये सारे आम आदमी की हार हुई। सब सोचिए कि ऐसे दल हैं जब गठबंधन में आने के बाद आपको मजबूत होना चाहिए तो आप हार रहे हो। एनडीए के घटक दल जैसे गठबंधन में जाते हैं उनको मजबूती मिलती है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति को अगर देखें, उनके दल छोटा दल है, इतिहास में उदाहरण दे रहा हूँ, आ रहे हैं यहाँ पे आपको मजबूती मिलती है। यूपी में राजभर या बाकी दूसरे आए मजबूती मिलती है, और ये इंडिया ब्लॉक में जा जाके हार रहे हैं। उसकी वजह देखिए, मुझे ये लगता है कि जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, हर किसी का कांग्रेस पर अविश्वास है। ये आपको हर जगह, या तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो, या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, यही हमको दिखाई देता है। डीएमके से किस तरीके से यार वो लड़ ही रहे थे, वो तो चुनाव में भी एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी और स्टालिन एक मंच पे नहीं आए, जब आए भी तो राहुल गांधी ने शायद आए नहीं, शायद। और जो आप बात बता रहे थे ना अभी, जो मीटिंग के अंदर हुआ, जो देवेंद्र जी बता रहे थे अंदर ही खबर, उसमें केरला वाला जब सवाल उठा कि कैसे कह दिया कि हम बी टीम है, कुछ मर्यादा रखनी चाहिए, दोस्त और कुछ तो अंतर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे हमारी स्टेट यूनिट ने एक स्टैंड लेने के लिए कहा था और मैंने ले लिया, बस स्टेट यूनिट पर डाल दिया, उनके कहने पे मैंने कह दिया था। मजेदार बात, अखिलेश यादव ने बोला, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने बोला कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों को इसने अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि इसके विपरीत काम करना चाहिए कि कांग्रेस अकोमोडेट कांग्रेस करे। अब वो मांग रहे हैं कुर्बानी। बहुत बड़ा हिंट है यूपी में, मांग रहे हैं बहुत बड़ा हिंट है इस स्टेटमेंट में। एक बात तो क्या है कि इंडिया अलायंस जो है ये कोई इलेक्टोरल अलायंस है नहीं, ये एक रैग टैग अलायंस है, क्योंकि इसमें ऐसी पार्टीज हैं जो एक साथ भी लड़ रही हैं और एक के खिलाफ भी लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी,
पंजाब में अलग, यहाँ पे दिल्ली में एक साथ, लेफ्ट बंगाल में शायद अलग और केरल में केरल में अलग और बंगाल में एक साथ। टीएमसी ने तो सीटें ही नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी को, तो 80 सीटें तो यही हो गई। ये एक अरिथमेटिक समेशन है। इनका कॉमन थ्रेड क्या है कि बीजेपी इनका प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, दैट इज द। अब ये जो दो बातें जो आरजेडी और सपा कह रही है, आप देख लेना 2027 के यूपी चुनाव का रिजल्ट का आप इंतजार करिए। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड फ्रंट। मोर पार्टीज विल लीव इंडिया ब्लॉक एंड माइट ज्वाइन डीएमके फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड फ्रंट। नो, बट यूपी इलेक्शन में ऐसा होगा? यूपी इलेक्शन के बाद यूपी इलेक्शन के बाद फॉर्मली ये पार्टियां अलग हो जाएंगी। यस, सपा, आरजेडी, मुझे ऐसा लगता है। ये सब जैसे पंजाब थर्ड आम आदमी पार्टी नहीं आई, क्योंकि उसकी समस्या है कि अगर भाई मुझे आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी थोड़ा क्लियर लगता है। अभी जब हमारी लड़ाई तुमसे है तो क्या मतलब एक मंच पे तुम्हारे साथ बैठने का? अच्छा, दिल्ली में करके वो देख चुके, एक साथ किया, तो दिल्ली में क्या हुआ? 7 सीटें फिर भी जीती बीजेपी। तो उन्होंने कम से कम एक अलग लाइन तो ले ली। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड समझ में आता है कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। जैसे विचारधारा के स्तर पे आप समझे हैं कि क्या विचारधारा है आपकी। कुछ होगा ना कि सिक्योरिटी को लेके ये हम सोचते हैं, इकोनॉमी को लेके हम ये सोचते हैं, जो भी कल्चर को लेके हम ये सोचते हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से सोचिए क्या है आपकी विचारधारा, आपको नहीं समझ में आया। किस रीजनल पार्टी की विचारधारा? सपा की क्या नहीं, विचारधारा? सपा की एक लाइन है ना कि जैसे हम इस तरह की लाइन पे चलते हैं, को तो ये है करना है। मान लीजिए जैसे जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं मुस्लिम अपीजमेंट का, उनकी एक लाइन रहती है उसमें। बाबरी मस्जिद का क्या है, उस पर उनका एक लाइन रहता है। आम आदमी पार्टी का आपको कहीं से नहीं समझ में आए, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं, कोई एक सेंट्रल आइडिया नहीं है उस पार्टी का नाम, जिसके इर्द गिर्द वो क्लेम करते हैं कि ईमानदारी है, देशभक्ति है, ये है हमारा प्लान। लेकिन हाँ, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को फिर शामिल करा लोगे जो तुम्हारे राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में वो खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे लोग थे जो कि दबाव में या इस तरह के चक्कर में चढ़ गए, फिर बनाया क्यों आपने सांसद? अमिताभ जी का सर इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपकी, उनकी ऑब्जर्वेशन पे आपका क्या कहना है कि एक थर्ड फ्रंट इमर्ज करेगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो थर्ड फ्रंट नहीं, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसमें छोटी पार्टियां धीरे धीरे और सिमटती जा रही हैं। एक बड़े पैमाने पर यदि भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का एक समय में था, और अभी 2 साल में देखिए, इसलिए अभी से मैं उस बारे में कहना, हम लोग अभी वहाँ बात कर रहे थे 29 के पहले तक क्या ऐसी और स्थिति देश में कुछ ऐसे चीज़ें हो। आज आपका दिन, वैसे तो कल आप डिस्कस करेंगे पीओके को लेकर के, यदि कुछ ऐसे कोई चीज़ें हो जाती है जो 71 के समय हुआ, मतलब चाहे हम उसको बांग्लादेश न बने, लेकिन ये बताइए कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद देश में, उसके बाद पार्टियों का क्या स्थिति होगी, बीजेपी का क्या होगा या कांग्रेस का क्या होगा। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो तो बहुत आगे की बात है कि उस गठबंधन का क्या होगा। पहले तो सवाल ये कि समाजवादी पार्टी भी किस हद तक एडजस्ट करेगी चुनाव में भी 2027 में। मैं बार बार अभी भी 15 साल बाहर बिन पानी मछली वाली स्थिति है। नहीं, इसीलिए वो जो भी जान लगाएंगे, लेकिन अपना बचावने के लिए करेंगे ना, कांग्रेस का ही सब कुछ बनाने के लिए नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, और राहुल गांधी का जो माइंड है, आप मानिए ना मानिए, मैं आपको फिर पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी बात आपने क्लेम कर दिया, आप राहुल गांधी का माइंड पढ़ते हैं इसका। बिल्कुल पढ़ता ही हूँ, चलिए तब से देख रहा हूँ कि एनजीओ का, इसके लिए आसान है ना। लेकिन पॉलिटिकल माइंड हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि रणनीति क्या सोचा होगा। उनकी रणनीति कुछ नहीं, उनकी रणनीति खाली होती है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कल हो सकता है वो केजरीवाल के पास जाके खड़ जाए। ये कह रहे हैं ना, केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी केजरीवाल दोनों ऐसे हैं जो कहीं एक दूसरे के पास जा सकते हैं। उदार हृदय हैं सर वो। हाँ, बस ये इसलिए कहिए कि वो, क्योंकि एनजीओ है, वो कहेंगे अरे अच्छा कुछ वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाए। कांग्रेस पार्टी में उस दिन भी कहा था, आज भी कुछ उनका तो एक ग्रुप है ही ना जो कांग्रेस को साथ कर रहा है, तो राहुल गांधी उनके साथ चले जाएंगे, आम आदमी के साथ न जाए, कल से उसके लिए भी कुछ कर देंगे, कोई और पार्टी एक आध कोई खड़ी कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए नहीं, लेकिन उसके पहले बीजेपी और शक्तिशाली होने के लिए, क्या खाली चुनावी नहीं, भविष्य की राजनीति के लिए जिसकी बातें हैं, अभी तो वैसे ठीक है क्योंकि अमेरिका और सब दूसरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ईरान, अन्यथा देखिए आप, भारत जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, इस बात को समझना होगा कि खाली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये भारत को एक इंडिया की एक अलग दिशा में जो बन रहा है, जो दूसरे देश कह रहे हैं। जी, जी। अमेरिका, पुतिन कह रहा है। देखिए, पुतिन जैसे रशियन जो है, जो केजीबी का चीफ रहा है, उसको आप अंडरमाइन करके खाली भारत को खुश करना नहीं, वो ट्रम्प नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप एक तो इलेक्शंस एक के बाद एक जीत रही है बीजेपी, प्लस जो देश के अंदर नैरेटिव बन रहा है या चर्चाएं जो हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं? अरे देखो, बंगाल की जीत असंभव को संभव कर दिखाया, जैसे ममता की पार्टी बिखरी, अरे यही होता है, जैसे ये लोग केवल सत्ता के लिए, चर्चाएं तो यही चल रही है ना। और अब 2 दिन बाद मोदी जी के वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सिंगल कंटिन्यूअस एज प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा पीरियड टेन्योर हो जाएगा। तो परसों से, मेरे ख्याल से कल से ही उसकी सारी भूमिका शुरू हो जाएगी, नेहरू जी के बाद, नेहरू जी से भी ज्यादा।
हाँ, मतलब निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, इन कंटिन्यूटी निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे। एक चीज़ और देखें कि जैसे बीजेपी पब्लिक डिस्कोर्स नैरेटिव का इतना ज़्यादा ध्यान रखती है, उससे ये समझ में आता है कि पार्टी 24/7 काम कर रही है। अब जैसे पहले कांग्रेस का उदाहरण उठा के देखें, बाकी दलों की हम लोगों ने बात कर ली, जेएमएम राज्यसभा का अगर इलेक्शन में आपको कैंडिडेट देना था तो उसको सेम पेज पे रख लिया होते, उसके बाद अनाउंसमेंट होता। नतीजा हेमंत सोरेन ने क्या किया कि इस बैठक के लिए सरफराज अहमद को भेज दिया, खुद नहीं है, हैवीवेट को लेकर नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के केस में देखें कि सिलेंडर की कीमत बढ़ी, ठीक, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते सिलेंडर की कीमत बढ़ी। जैसे सिलेंडर की कीमत बढ़ती है, बीजेपी का जो सिस्टम है, नैरेटिव सिस्टम, वो टक 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 सारा इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है कि बाकी दुनिया के देशों में कितनी कीमत है, हम किस प्रकार से सबसे सस्ता दे रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होना ही चाहिए कि आप पब्लिक डिस्कोर्स को अपने पक्ष में रखो। कांग्रेस पार्टी वहाँ कहीं नजर नहीं आती। भाई इसी बैठक में आप ठीक कह रहे हो ना, ऐसी क्या मजबूरी है कि दिल्ली नहीं आ सकते थे सारे के सारे? हेमंत सोरेन को आपने नाराज किया, ये बिल्कुल ठीक है। उद्धव ठाकरे वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार से नाराज चल रहे हैं। संजय राउत भी नहीं आया, संजय राउत को भेज देता। बिहार में आपने अलायंस में जेएमएम को सीटें नहीं दी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेएमएम हमारे राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट करे। अब वो कह रहे हैं हर 2 महीने में मिलेंगे, हर 2 महीने में इसकी मीटिंग होगी। आज तक जाने कितनी 3 या 4 ही मीटिंग हुई है इनकी। ये पहली पटना में हुई थी, फिर बैंगलोर में हुई थी, फिर उसके बाद एक दिल्ली में हुई थी, एक वर्चुअली हुई थी। 4 ही मेरे ख्याल में मीटिंग हुई, उसके बाद ये अब मीटिंग 3 साल में ये 5वीं 6वीं मीटिंग। और अभी भी एसआईआर वगैरह को लेकर समस्या वाली बात बोल रहे हैं। आप सोचो कि एसआईआर केरल में भी सुप्रीम हुआ, कोर्ट ने केस खत्म कर दिया, केरल में भी एसआईआर हुआ, का, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में आपकी पार्टी की जीत हुई, आप कह रहे हो हम चीफ जस्टिस को, ठीक कह रहे हैं, 2 जगह पर जीत हुई है और कह रहे हो हम चीफ जस्टिस को। तमिलनाडु में नंबर ऑफ डिलीशंस इज मोर देन वेस्ट बंगाल। यस, यू राइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीशंस है मेरे ख्याल में तमिलनाडु में। 1 करोड़ के करीब वोटर है जिसका नाम कटा था, और आप केरल में जीते हो। तो बात ये है कि इश्यूज तो हर समय हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो नॉन इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप बार-बार उसी चीज को भी अगर इशू बनाते हो तो फिर बनाओ ना, जान लगा के बनाओ। फिर लेकिन सारे लोग खड़े होकर के सर ठीक कह रहे हैं, सब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, सारे लोग एक लाइन में टॉप लीडर खड़े होते हैं, ममता जी को भी माइक देते। ममता जी तो कह रही है ना मेरा इलेक्शन चोरी हुआ, तो ये बात ममता जी से कहलवाई जाती है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। राहुल गांधी से भी नहीं बुलवाया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप छोड़िए, बड़े मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या उनकी पार्टी बनाना चाहती है, तो आप कम से कम उससे कहेंगे तुम पढ़ दो। उसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं बोला इसके बाद नहीं चलेगा। आप यहाँ पर भी आप बुलवाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। इवन 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव से नहीं बुलाने की जरूरत है आपको। सबसे पहला इलेक्शन तो वही है ना, जो मेजर इलेक्शन है। आप उनसे बुलाते, वो अपना गोलमोल चाहे जो बोलते, लेकिन आप पे इतना दम ही नहीं है, आप पे विजन ही नहीं है। देखिए मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें है क्या, खाली आपने एक बैठक करके ड्रामा कर दिया, मीडिया में प्रचार कर दिया, जो भी आप कह सकते हैं साहब, बैठक हो रही हो क्या बैठक, मतलब इसे जोक बैठक जो नहीं हुआ। ममता जी ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई जानी चाहिए, वो ये कह रही हैं। ऐसे एक लाइन और आपको सौरभ जी, आपने ध्यान नहीं दिया, स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। नहीं तो हैदराबाद में अगली बैठक कहा है, जहाँ चीफ मिनिस्टर ने कल ये कहा कि मैं तो हिटलर को मानता हूँ। ये जर्मन की भी कोई बने आदमी जो है, एसपीडी भी वहाँ नहीं बोलती कि जर्मन मैं हिटलर को फॉलो करता हूँ। आप हिटलर को राहुल गांधी को मानते हैं या वहाँ के रेड्डी, मतलब तो ये तो पार्टी का हाल है। जो इशूज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई इशूज में ज़बरदस्त दम है। महंगाई, नीट, ये सारे इशू ऐसे हो सकते हैं कि अपोजिशन चाहे तो बवाल खड़ा कर दे। लेकिन समस्या क्या है कि एक तो आपके अंदर वो मेहनत करने का जज्बा नहीं, और दूसरी चीज़ कि आपकी वैसी क्रेडिबिलिटी नहीं। जैसे नीट पे लोगों को कैसे ये भरोसा हो। राजस्थान में जब आपने सरकार चलाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कितने क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, तो कैसे लोगों को ये भरोसा होगा कि हाँ क्योंकि अभी ये ख़राब हैं, आप बेहतर हैं, इसलिए हम आपको वोट कर दें। उन लोगों को अगर समस्या भी है तो ये समझ में आता है कि यही सरकार सबसे बेहतर कर सकती है। सिर्फ एक्स पे लिख दो, हाँ बस एक्स पे लिख दो, एक्स पे इस्तीफा मांग लो और सड़क पे उतरो। आपने लिख दिया एक्स पे, ठीक है, जितने लीडर कैडर हैं उन्होंने भी यही समझ लिया कि एक्स पे लिखना ही हमारा काम है, उन्होंने भी लिख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नेता तो चलो ठीक है, कार्यकर्ता भी एक्स पे ही है, और सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे भेज दिया। आपको भेज दिया, भाई साहब को भेज दिया, सबको भेज दिया, उनका यही काम बच गया। अंत में शरद पवार जी का मुझे एक बयान इंटरेस्टिंग लगा। वो मीटिंग में नहीं थे, सुप्रिया सुले गई थी, तो उन्होंने जो बयान इससे पहले दिया था, उन्होंने कहा था कि हम सीनियर लोग 8-10 लोग फिर से इसके बाद बैठेंगे, 8-10 दिन के बाद बैठेंगे कुछ लोग, और आज की बैठक एक जनरल रिव्यू मीटिंग है। और हमने ये कहलवाया उन्होंने कि कोई भी एक्सट्रीम भूमिका ना ले इस मीटिंग की। मतलब ये भी हिंट कर रहा है कि उनको ही पता था कि यहीं मत कपड़े फाड़ने लगना है, पहली मीटिंग है, आराम से, इसके बाद दोबारा कर लेंगे, देख लेंगे। कोहेरेंस नहीं है, सिर्फ एक है कि भाई
बीजेपी को हराना है या बीजेपी इज द कॉमन एनिमी, उसके अलावा इस इंडिया ब्लॉक का विजन क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी? 3 साल कैसे है, बेरोजगारी देखते हैं सॉल्व करेगी, कैसे महंगाई सॉल्व करेगी? कोई विजन नहीं। संसद में सुप्रिया सूले तारीफ यदि कर रही हैं कि बहुत अच्छा हो रहा जी। है, तो आप ये सोचे कि वो उसे उदयपुर आंदोलन खड़ा करके करेगी क्या? तो समय चला गया, मुझे लग रहा है अगला, अब ये जो मानसून सेशन अगले ही महीने आ जाएगा ना, तो वो उसमें बहुत सारे नए ट्रेंड्स जो है वो हमें पता चल जाएंगे, कौन किधर है, कितना है, क्या क्या नंबर है, सब बातें उसमें सामने आ जाएंगी। ये 3 साल पुराने आज तक ना पूरी तरह बन पाया अलायंस की भी कहानी जो है वो सामने आ जाएगी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के। आलोक जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र।